नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट न्यूज़ बिहार। फाइनल पोस्ट न्यूज़ बिहार में आपका स्वागत है। मैं आशीष दत्त आज आपके लिए लेकर आया हूं बिहार नामा। फिर एक बार बिहार नामा में हम एक नई रोचक जानकारी, रोचक घटनाओं के जिक्र के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। बिहार नामा में आज हम चर्चा करेंगे बिहार के उन दो दिग्गज नेताओं की जो प्रधानमंत्री बनते बनते प्रधानमंत्री ना बन पाए। जी हां, यूं कहे कि भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों के लिस्ट में अगर वो प्रधानमंत्री बने होते तो दो नाम जरूर होता। जी, आखिर वो कौन सी वजह थी, कौन सी घटनाएं उनके साथ घटित हुई, क्या परिस्थिति रहा होगा कि वो प्रधानमंत्री ना बन पाए। सबसे पहले नाम लेते हैं स्वर्गीय ललित नारायण मिश्रा जी। जी, स्वर्गीय ललित नारायण मिश्रा भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री, रेल मंत्री थे वो, और बिहार के सहरसा सुपौल के बलुआ गांव में उनका जन्म हुआ था। बड़े ही साधारण परिवेश में उनका लालन पालन हुआ, पढ़ाई लिखाई, शिक्षा दीक्षा हुई। उस समय सोशल मीडिया और ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है इनका कोई युग नहीं था। उस परिस्थिति में वे राष्ट्रीय स्तर के इतने बड़े नेता हुए कि उनकी चर्चा प्रधानमंत्री पद के दावेदारों में हुई जिस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। अब इसी से समझ सकते हैं कि वो कितने बड़े कद के नेता थे। मिथिला में तो उतना बड़ा नेता आज तक हुआ ही नहीं, या यूं कहें कि बिहार में उतना बड़ा कोई दिग्गज नेता नहीं हुआ जो केंद्रीय स्तर का रहा हो। तो आखिर क्या स्थिति परिस्थिति रही होगी कि वे ना बन पाए, और उनकी बनने की स्थिति क्या थी। इतने बड़े बड़े नेताओं के बीच में सिर्फ उन्हीं के बनने की चर्चा क्यों हुई कि वो प्रधानमंत्री बनते अगर वो जिंदा रहते। तो इसकी शुरुआत हम करते हैं। हालांकि आज की जो युवा पीढ़ी है वो उनके लिए मैं बताना चाहता हूं, वो तो स्वर्गीय ललित नारायण मिश्रा जी के नाम से जरूर वाकिफ होंगे, क्योंकि दरभंगा यूनिवर्सिटी जो है उन्हीं के नाम पे है। स्वर्गीय ललित नारायण मिश्रा यूनिवर्सिटी है, उनके नाम पे बहुत सारे MBA कॉलेजेज और बहुत सारे शिक्षण संस्थान हैं। लेकिन उनके कद के बारे में, उनके राजनीतिक कद के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो बात 1975 की है, या यूं कहें कि 1973 से इसकी शुरुआत हम करेंगे। उस समय में इंदिरा कांग्रेस और एंटी इंदिरा कांग्रेस, यानी कि कांग्रेस में ही दो गुट थे, और 72-73 से लगभग इंदिरा गांधी के विरोधी खेमे जो थे वो लगातार अपना वर्चस्व, अपना कद बढ़ाते चले जा रहे थे। 73-74 आते आते तक बिहार के ही जयप्रकाश नारायण, जिनका इंदिरा गांधी से मतभेद मनभेद में बदल चुका था, उन राजनेताओं की अगुवाई करने लगे, या यूं कहें कि वे राजनेता उनको अपने अपने विरोध का, इंदिरा गांधी के प्रति अपने विरोध जताने का एक माध्यम भी उन्होंने बना लिया था। जेपी बराबर कुछ ना कुछ विरोध करते, या उनका नाराजगी इंदिरा गांधी के प्रति जगजाहिर होता रहता था। इसी बीच में स्वर्गीय ललित नारायण मिश्रा, जो इंदिरा गांधी और संजय गांधी के भी उतने ही करीबी थे जितने कि वो जयप्रकाश नारायण के करीबी थे, और वो जब तक जिंदा रहे तब तक इंदिरा गांधी और जेपी के बीच संवादहीनता
कभी नहीं रही। उनके बीच की जो दूरियां थी, उनके बीच में वो एक कह सकते हैं कोऑर्डिनेटर के रूप में, या कह सकते हैं कि समन्वय स्थापित करने वाले समन्वयक जो होता है, उसकी भूमिका में वो रहे। यहाँ तक की स्थिति आ गई थी कि लोग मानने लगे थे कि इंदिरा गांधी का विकल्प स्वर्गीय ललित नारायण मिश्रा है, और बहुत हद तक जिस तरह से विरोधी प्रभावी होते चले जा रहे थे, हो सकता था कि इंदिरा गांधी उनको कुछ समय के लिए प्रधानमंत्री के पद पे बैठाती, जैसा कि राजनीतिक गलियारों की अंदरूनी खबरें थी। लेकिन खैर, ये तो हुआ कि वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे और जेपी का भी उनको समर्थन था। इसी बीच में उनके साथ एक ऐसी घटना हुई जो न देश के लिए बल्कि बिहार के लिए अपूरणीय क्षति हुई, और वो प्रधानमंत्री पद के करीब होते हुए भी, एक बहुत बड़ी भूमिका में, एक बड़े राजनीतिक भूमिका में होते हुए भी वो नहीं बन पाए प्रधानमंत्री। वो रहे ही नहीं। 2 जनवरी 1975 की बात है। समस्तीपुर रेलवे जंक्शन पे जो है बड़ी लाइन रेलवे का जो है उद्घाटन होना था, और वो उद्घाटन करने के लिए आए हुए थे। उद्घाटन हुई भी और लाखों की संख्या में भीड़ थी। तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा था पूरा माहौल, पूरा वातावरण जो था वहाँ का। लेकिन इसी बीच में जो है कुछ उपद्रवियों ने जब वो मंच से नीचे उतरने लगे तो उनके तरफ 2 हथगोले फेंके, और वो हथगोला ब्लास्ट हुआ। उसमें बहुत सारे नेता घायल हुए, और 3 दिसंबर की सुबह, यानी कि 24 घंटे के बाद, एक सेना के एक अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। उन्हें ना बचाया जा सका, और इस तरह से एक ऐसे कद्दावर नेता का, जो अगर उस समय ना बनते तो कभी न कभी वो प्रधानमंत्री बनते, इसकी पूरी संभावना थी। और उस समय के जो राजनीतिज्ञ थे, या उस समय का जो राजनीतिक विश्लेषक थे, और उस समय की जो पत्रिकाएं थी, उसमें पूर्ण रूप से इस चीज की चर्चा थी। खैर, अब हम आगे बढ़ते हैं वे दूसरे नेता के बारे में, कि आखिर वो दूसरे नेता कौन थे जो प्रधानमंत्री पद के करीब पहुंचकर भी ना प्रधानमंत्री बन पाए। तो वो दूसरे नेता थे सबसे ज्यादा वर्ष तक कैबिनेट मंत्री रहने वाले, 50 वर्षों तक, अभी तक उनका रिकॉर्ड है ये, 50 वर्षों तक संसद में बैठने वाले बाबू जगजीवन राम जी। बाबू जगजीवन राम जी, बाबू जगजीवन राम जी ने बाबूजी भी कहा था। सासाराम के चंदवा गांव में उनका जन्म हुआ था, और वहीं से जो है सो वो एक दलित परिवार में जन्म लेकर और बहुत ऊपर तक गए। वो नेहरू मंत्रिमंडल से लेकर इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल तक वे मंत्री रहे। तो वे आखिर क्या, उनके साथ आखिर ऐसी क्या हो गई कि वे ना बन पाए? वो अंबेडकर के बाद, या ऐसे कहें कि राजनीति में तो वे पहले दलित चेहरा थे। राजनीति में वो पहले दलित चेहरा थे जो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुए थे। तो आखिर वो कौन सी परिस्थिति थी जिससे कि बाबू जगजीवन राम प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचते पहुंचते ना बन पाए, और वो कौन सी स्थिति थी जिस समय वो बनने वाले थे? जी, इस पर चर्चा करते हैं। 25 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी के चुनाव को अयोग्य करार दिया था। उनके निर्वाचन को जो है वो खारिज कर दिया था। और इसके बाद से शुरू होती है प्रधानमंत्री बनने और ना बनने की कहानी, राजनीति की कहानी। जिस समय उनके निर्वाचन को खारिज किया गया था,
इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा। उस समय पूरी स्थिति थी कि बाबू जगजीवन राम ही भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे और इंदिरा गांधी उनको प्रधानमंत्री के पद पर बैठाएगी। लेकिन आखिर क्या हुआ कि वो प्रधानमंत्री ना बन सके। तो वो उस समय क्या हुआ कि उस समय संजय गांधी और सिद्धार्थ शंकर राय, जो उस समय कांग्रेस के बहुत कद्दावर नेता थे, बंगाल से आते थे, उन्होंने इंदिरा गांधी को सुझाव दे दिया कि दूसरे को प्रधानमंत्री पद पे बैठाने से अच्छा है कि इमरजेंसी लगा दिया जाए। तो इंदिरा गांधी ने बहुत सोच विचार के फखरुद्दीन अली अहमद, जो उस समय के राष्ट्रपति थे, उनको संविधान के क्लॉज का हवाला देते हुए इमरजेंसी लगाने का उन्हें सुझाव दे दिया और फखरुद्दीन अली अहमद ने इमरजेंसी लगा भी दिया। तो ये वो समय था जब बाबू जगजीवन राम की चारों तरफ पत्रिकाएं और अखबारों में चर्चा होने लगी कि वो प्रधानमंत्री अब बना दिए जाएंगे, चूंकि इंदिरा गांधी अयोग्य घोषित हो चुकी हैं। तो वो हो ना सका। जब इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने लगाया, उस समय में जगजीवन राम कांग्रेस से इस्तीफा देकर कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नाम के एक दल की स्थापना की और जयप्रकाश नारायण जो है उस बड़े खुश हुए कि भाई चलिए ये कांग्रेस को छोड़े। उस समय कांग्रेस के एक बहुत बड़े दलित नेता, सबसे बड़े दलित नेता थे भारत में, वो किसी भी चुनाव को प्रभावित करने में एक भूमिका निभा सकते थे। तो जनता पार्टी के जो लोग थे वो बड़ा खुश हुए कि चलिए भाई ये जगजीवन राम जो है सो कांग्रेस छोड़ चुके हैं। और असर हुआ भी इसका। जब 1977 में चुनाव हुए, जनता पार्टी पूर्ण रूप से बहुमत में आ गई और आपको कांग्रेस की बुरी हार हुई। इंदिरा गांधी भी हार गई, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता उस समय हार गए और उस समय बाबू जगजीवन राम को प्रधानमंत्री बनाने की पेशकश हुई। पूरे राजनीतिक गलियारों में चर्चा चलने लगा कि बाबू जगजीवन राम ही प्रधानमंत्री बनेंगे। जेपी का भी उन्हें समर्थन था, लेकिन मोरारजी देसाई अपने कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट मित्रों के बल पर और कुछ अपने जो राजनीतिक समर्थक हैं उनके बल पे उनके इस मंशा को पूरा न होने दिए और फिर से बाबू जगजीवन राम प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए। और उस समय मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने और बाबू जगजीवन राम उप प्रधानमंत्री बने और रक्षा मंत्री बने। अब तो ये हो गई, ये दूसरी घटना, दूसरे उनके साथ परिस्थिति उत्पन्न हुई। लेकिन यही खत्म नहीं हुआ, उनके साथ एक तीसरी परिस्थिति भी आई जिस समय वो प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के बाद बनने वाले थे और उस स्थिति में भी वो ना बन पाए। तो आखिर वो कौन सी स्थिति थी? और वो स्थिति ऐसी थी कि बाबू जगजीवन राम के राजनीतिक ताबूत में आखिरी किल साबित हुई। वो मतलब राजनीति, जो बाबू जगजीवन राम की जो राजनीति है वो लगभग समाप्त हो गई उसके बाद। तो ये स्थिति हुई कि बाबू जगजीवन राम के बेटे थे सुरेश राम, और सुरेश राम दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक छात्रा, उसके साथ एक आपत्तिजनक फोटो वो सूर्या नाम के एक पत्रिका में प्रकाशित हो गया। और वो संजोग ऐसा था कि वो जो सूर्या नाम की पत्रिका था उसके जो संपादक थे, उसकी जो संपादक थी वो मेनका गांधी थी। और ये इतना ज़बरदस्त सेटबैक लगा, इतना ज़बरदस्त झटका लगा जगजीवन राम को कि चारों तरफ उनकी थू-थू होने लगी। और उसके बाद से वो तो प्रधानमंत्री पद सोचना तो दूर, वो अपनी इज्जत बचाने के फेर में ही लग गए। जनता पार्टी ने उनको छोड़ा नहीं। जनता पार्टी 1980 में फिर उनको प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में उनको आगे रखकर और चुनाव में उतरी जनता पार्टी, इंदिरा गांधी के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ। लेकिन इस बार जनता ने उन्हें धोखा दिया, जनता ने उन्हें सपोर्ट ही नहीं किया और इंदिरा गांधी पूर्ण बहुमत में आकर उनकी जो पार्टी थी मात्र 32 या 33 सीट लेकर रह गई। और इस प्रकार से उनकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई और वो प्रधानमंत्री ना बन सके। हालांकि वो प्रधानमंत्री तक चले गए। तो इस प्रकार से बिहार 2 प्रधानमंत्रियों को देने से वंचित रह गया।
भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों के लिस्ट में बिहार से 2 नाम जुड़ने से रह गया और यही स्थिति और परिस्थिति थी, यही घटना थी जिसके कारण से बिहार के 2 दिग्गज नेता प्रधानमंत्री पद के पास पहुंचते पहुंचते तक न बन पाए प्रधानमंत्री। तो फिर आगे हम इसी तरीके के रोचक घटनाओं और रोचक जानकारियों के साथ आपके सामने आएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए अभी तक अगर नहीं किया है तो, और शेयर कीजिए। नमस्कार।